गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में हमने आप लोगों को चाल चालू करा दिया था, है ना। चाल के बारे में बताया था और चाल मैंने आपको बताई थी किसी भी कण द्वारा तय किए गए, मतलब एकांत समय में किसी भी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब एकांत समय में कण जितना तय करता है उसको हम उसकी क्या कहते हैं, चाल, है ना। और ये भी बता दिया था कि चाल दो तरह की होती है, एक परिवर्ती और दूसरी अपरिवर्ती, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है औसत चाल। देखिए बच्चों, औसत चाल कब निकाली जाती है ये बता दूं मैं आपको। यदि कण की चाल समय के साथ परिवर्तित हो, लगातार बदलती रहे, तो औसत चाल ज्ञात की जाती है। यदि कण की चाल समय के साथ लगातार परिवर्तित हो तो औसत चाल ज्ञात की जाती है। कौन सी चाल ज्ञात की जाती है आपकी? औसत चाल। औसत चाल ज्ञात की जाती है, औसत चाल निकाली जाती है। और औसत चाल होती क्या है? औसत चाल होती है कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर होगा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तथा कुल समय। इसी को अपन बोलते हैं औसत चाल। अब औसत को दिखाने के दो तरीके हैं, या तो v a b से दिखाओ या फिर v बार से दिखाओ। चाल को v से व्यक्त करते हैं, बता दिया था। कुल पथ हो जाए डेल्टा s और ये समय अंतराल हो जाएगा डेल्टा, है ना। तो ये है कण की औसत चाल। याद रखिए, आप जो चाल फिजिक्स में निकालते हैं वो एक्चुअलिटी में औसत चाल ही निकालते हैं। और औसत निकालने की आवश्यकता कब पड़ती है? औसत निकालने की आवश्यकता जब पड़ती है जब कण की चाल समय के साथ लगातार बदलती रहे। अगर कण की चाल समय के साथ लगातार परिवर्तित हो तो उसकी औसत चाल ज्ञात की जाती है ना। तो हम लोग जो चाल पढ़ते हैं वो औसत चाल ही पढ़ती है बच्चों, समझ रहे हैं। तो अपन लोग जो चाल पढ़ते हैं वो औसत चाल पढ़ते हैं और औसत चाल ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए, इस परिभाषा में आपको कोई परेशानी किसी प्रकार की, ठीक है, आई थिंक नहीं होगी। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक चाल क्या होती है?
किसी भी क्षण पर कण की औसत चाल, किसी भी क्षण पर कण की औसत चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, तात्क्षणिक चाल से हमारा क्या अभिप्राय है, मैं पहले आपको उसको क्लियर कर दूं। देखिए, जैसे कोई गाड़ी है, वो 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो फिर हम उस जगह पर उसकी औसत चाल निकालेंगे। भाई 4 घंटे में अगर किसी गाड़ी ने 200 किलोमीटर दूरी तय की है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर घंटे वो बराबर दूरी तय कर रही है, कभी कम कभी ज्यादा। हो सकता है पहले घंटे वो 20 किलोमीटर ही कवर कर पाई हो, फिर अगले घंटे में वो 80 किलोमीटर कवर कर ली। तो ऐसी जगहों पर तो बच्चों निकाली जाती है औसत चाल। लेकिन तात्क्षणिक चाल से हमारा क्या मतलब है, आपने देखा होगा गाड़ियों में मीटर लगा रहता है ना, स्पीडोमीटर, वो आपको तुरंत बताता है कि देखो 40 पर चल रही है आपकी गाड़ी, 45 पर चल रही है, 50 पर चल रही है। तो वो एक्चुअल में इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी टाइम पर क्या पर्टिकुलर चाल है वो उसके बारे में बताता है। तो तात्क्षणिक चाल में और औसत चाल में फर्क बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। तात्क्षणिक चाल से हमारा अभिप्राय होता है किसी भी क्षण पर, और औसत तो आप समझ ही गए, औसत से हमारा क्या मतलब है, औसत है ओवरऑल। तो हम जो फिजिक्स में चाल पढ़ते हैं वो औसत चाल पढ़ते हैं, हम जो फिजिक्स में चाल पढ़ते हैं वो कौन सी चाल पढ़ते हैं, औसत चाल पढ़ते हैं। लेकिन हम जो फिजिक्स में जो चाल पढ़ते हैं वो औसत चाल पढ़ते हैं, और ये कभी कभार हमसे पूछी जाती है तात्क्षणिक चाल के बारे में। ठीक है, तो एक बार देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसको v से ही लिखते हैं, पर इसमें हमें इसकी लिमिट लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है हमें, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 बराबर क्या आएगा, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अगर हम किसी की लिमिट ले लेते हैं तो डेल्टा बदल जाता है किसमें, d में, और ये आ जाएगा तुम्हारा ds dt। यानी विस्थापन का, या विस्थापन नहीं सॉरी, अगर आप दूरी का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें, दूरी का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें, तो आपको क्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, आपको औसत चाल प्राप्त होगी। और ये आप जानते हैं जब भी कभी फिजिक्स में हम लोग लिमिट ले लेते हैं तो हमें डेल्टा को बदलना पड़ता है किसमें, डी में। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखिए हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, वेग। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, किसी, मैं पहले समझा दूं, वैसे आप जानते भी हैं, किसी कण द्वारा तय किए गए विस्थापन, किसी कण द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। किसी कण द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। तो वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। वेग को v से ही लेते हैं और विस्थापन को हम लोग x से लेते हैं, x अपॉन t। वेग एक सदिश राशि है बेटा, कैसी राशि है ये, सदिश, सदिश भौतिक राशि है। सदिश भौतिक राशि है, और सदिश राशि को दिखाने के लिए हम लोग उस पर एरो का साइन यूज करते हैं। तो v बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, आप जानते हैं मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक इसका होगा मीटर प्रति सेकंड। विमा क्या होगी इसकी, विमा होगी इसकी m0 L1 t-1, ये इसकी विमा होगी।
ये सब आप जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसका मात्रक इतना और विमा इसकी इतनी होती है, ये सब तो आप जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि वेग कितने प्रकार का होता है। चाल की तरह वेग भी दो प्रकार का होता है ना। चाल की तरह वेग को भी दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले नंबर का है अपरिवर्ती वेग। अपरिवर्ती वेग, अपरिवर्ती वेग क्या है? यदि वेग का मान समय के साथ, वेग का मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, यानी वेग टाइम के साथ बदले ना, यदि वेग का मान समय के साथ परिवर्तित ना हो तो वेग अपरिवर्ती वेग कहलाता है। कौन सा वेग कहलाता है आपका? ये अपरिवर्ती वेग। इसको इंग्लिश में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अपरिवर्ती वेग कहलाता है। इसके बाद परिवर्ती वेग। परिवर्ती वेग क्या है? यदि वेग का मान समय के साथ, अगर वेग का मान समय के साथ परिवर्तित हो तो वेग, यदि वेग का मान समय के साथ परिवर्तित हो तो वेग परिवर्ती वेग कहलाता है। अगर आपके वेग का मान समय के साथ बदले तो वेग जो है भाई साहब आपका क्या कहलाएगा? परिवर्ती वेग कहलाता है। तो वेग को हमने दो तरह से क्लासिफाइड किया है, दो तरह से बांटा है, ठीक है। अब है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? चलिए देखिए। औसत वेग क्या है? देखिए, औसत वेग क्या होता है? औसत वेग, यदि वेग का मान समय के साथ परिवर्तित हो तो औसत वेग ज्ञात किया जाए। यदि वेग का मान समय के साथ, वेग का मान समय के साथ परिवर्तित हो तो औसत वेग ज्ञात किया जाता है। औसत वेग ज्ञात किया जाता है ना? कैसे? माना किसी क्षण t1 पर विस्थापन जो है आपका वो x1 है, तथा t2 समय पर विस्थापन जो है वो आपका कितना हो? x2। तो वेग होगा आपका, विस्थापन में परिवर्तन
परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन तथा समय, इसका अनुपात। वेग जो होगा वो होगा आपका विस्थापन में परिवर्तन तथा समय, यानी v बराबर होगा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ये होगा आपका, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये आपका वेग है, ठीक है। इसके बाद तात्क्षणिक वेग, वो भी देख लीजिए। तात्क्षणिक वेग होगा किसी भी क्षण पर कण का वेग, किसी भी क्षण पर कण का वेग क्या कहलाएगा आपका, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। कौन सा वेग कहलाता है, ये तात्क्षणिक वेग। इसके लिए हम इसकी लिमिट लेनी पड़ती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये बन जाएगा तुम्हारा dx dt, जो भी थोड़ी देर पहले बताया। यानी अगर दूरी का एक बार अवकलन करोगे तो तात्क्षणिक चाल मिलेगी, लेकिन अगर विस्थापन का एक बार अवकलन करोगे तो तात्क्षणिक वेग प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं चाल और वेग में अंतर। चाल व वेग में अंतर। एक तरफ चाल लीजिए, एक तरफ वेग लीजिए, और बताइए पहला क्या, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। बिल्कुल, एकांक समय में जो दूरी तय होगी उसको हम चाल ही कहते हैं। और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चाल एक अदिश राशि है। चाल को दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, चाल सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। चौथा अंतर,
चाल का मान या तो वेग से ज्यादा होगा या वेग के बराबर। चाल सदैव वेग के बराबर या वेग से अधिक होती है। क्योंकि दूरी कभी विस्थापन से कम हो नहीं सकती, तो वही यहां पर वेग सदैव चाल के बराबर या उससे कम होता है, उससे कम होता है। ये है सर, ये चाल और वेग में आपका अंतर है। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, तो आज के लिए इतना आप पढ़िए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।